बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब कल लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं। ये जो जलसा होगा इसमें भी एक नारा बहुत ज़ोर ज़ोर से लगेगा, अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब कल इस जलसे में ये बताएंगे कि आज उनकी बनीगाला में एक अमेरिकी कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर और उनके साथियों से जो मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में भी उन्होंने उनको ये बताया कि अमेरिका की हुकूमत ने पाकिस्तान में जो रजीम चेंज की मुबैना साजिश है उसमें क्या किरदार अदा किया। तो ये एक बहुत अहम सवाल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तनकीद करते हैं पाकिस्तान के उन सियासतदानों पर और सहाफ़ियों पर के अमरीकी सफारतकारों से मुलाकात करते हैं, लेकिन अपने लाहौर के जलसे से एक दिन पहले उन्होंने एक अमरीकी वफ़द से मुलाकात की और इस वफ़द में शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहबा भी थी। बताया गया कि इस मुलाकात में इस्लामोफोबिया पे बात हुई। यकीनन हुई होगी और बात होनी चाहिए। इस्लामोफोबिया वाकई एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात में इमरान खान ने इल्हान उमर को ये बताया कि जो बाइडन ने उनके ख़िलाफ़ जो रजीम चेंज की साजिश की है उसमें इल्हान उमर को अमेरिकी कांग्रेस में कोई आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए, ये एक सवाल है। बहरहाल आज हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं। आतिशज़दगी हुई है, वहाँ पे आग ने एक पूरा गांव जला दिया है और इसके अलावा हमारे पास आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका वफाकी वज़ीर के तौर पे ऐलान तो हो गया लेकिन उन्होंने कल हलफ नहीं उठाया और उनका नाम है मियाँ जवेद लतीफ़ साहब। जवेद लतीफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं साहब सिंध के सूबाई वज़ीर हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं और जिब्रान नासिर साहब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इससे पहले कि मैं सियासी मामलात पे आऊँ, ये भी एक सियासी मामला है। जवेद लतीफ़ साहब, कल ना तो बिलावल साहब ने हलफ उठाया और ना ही आपने हलफ उठाया, हालांकि आपका तो नाम अनाउंस हो गया था, तो आपने हलफ क्यों नहीं उठाया? शुक्रिया हामिद मीर साहब, मगर गुजारिश ये है कि एक शेड्यूल प्रोग्राम था उकाड़ा में पार्टी का और वो हम जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा की क़ियादत में, उस सिलसिले में एक मीटिंग थी, मैं वहाँ मौजूद था। मुझे 10 मिनट पहले इतला हुई है, अब मैं कैसे आ सकता था, आज आ गया हूँ। 1-2 दिन में हलफ हो जाएगा। तो 1-2 दिन में आपका अकेले का हलफ होगा या BNP मैंगल का भी इम्कान है? वो भी इम्कान भी है और यकीन भी है कि BNP मैंगल के दो वज़रा और एक और साहब भी हैं, चौधरी सालक हुसैन। ठीक है, मैंने सही नाम लिया है जी? ठीक है, चौधरी सालक हुसैन भी हलफ उठाएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, चले, अच्छी बात है। अच्छा, अब सईद गनी साहब ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब लाहौर में जलसा करने जा रहे हैं, तो बयानिया उनका जो है, आप उससे इत्तेफाक करें ना करें, ये तो आप माने कि बयानिया उनका बड़ा पॉपुलर हो गया है, तो बेशक उन्होंने आज बनीगाला में एक अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से मुलाकात की। ये जो उनका एंटी अमेरिकनिज्म का बयानिया है, इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? देखिए मीर साहब, मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि उनका बयानिया जो बिक रहा है। अच्छा, इमरान खान की फैन फॉलोइंग है, उनको मानने वाले लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से शायद उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के निज़ाम को समझते नहीं है। ठीक है, वो उनका अपना समझना है कि इमरान खान जो कहता है सच कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। इमरान खान के बयानिए का मुकाबला करने का एक ही तरीका है कि जो सच है, जो हकायक है, वो कौम के सामने रखे जाए। वो आपको भी पता है और हर उस आदमी को पता है जो पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत को समझता है। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत ज़्यादा असर चल पाएगा। और दूसरी जो बात है, इमरान खान को कोई ना कोई कहानी ऐसी गढ़नी थी ताकि लोगों की नज़र उन चीज़ों से हट जाए जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत अनपॉपुलर हुई थी और जिसकी वजह से इमरान खान को जाना पड़ा। वो महंगी बेरोजगारी थी, वो चीनी, गंदम, खाद, पेट्रोल, LNG के स्कैंडल्स थे, जिसकी वजह से ज़ाहिर के बहुत लोगों ने पैसा कमाया उनका, और फिर ये तोशा खाने वाली कहानी नहीं एक सामने आ गई है। तो ये जब होशरुबा किस्म सामने आएंगी तो इमरान खान को ये बताना है लोगों को कि जी मैं इसलिए नहीं निकला हूँ कि जो इल्ज़ाम मुझ पे लग रहे हैं मुझे अमेरिका ने निकाला, लेकिन ये ज़्यादा असर चलेगा। अच्छा, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, कौन सा बयानिया पॉपुलर होगा? अमेरिका का जो यार है गद्दार है या अमेरिका का जो यार है हमें उससे प्यार है? देखें, ज़ाहिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस का जो पाकिस्तान में तजर्बा है वो कोई नया नहीं है। ये सब जानते हैं इस बात को कि
ज़ाहिर है कि वो एक ताकतवर हैं और लोग उनकी तरफ देखते रहे हैं। ये तो बहुत फ्रॉम वेरी बिगिनिंग जो है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अमेरिका का रुख कर लिया था, जिसके नतीजे में जो है ये सारा सिलसिला चलता रहा है। ये सब चीज़ें अपनी जगह होती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब इमरान खान साहब के इस मुतालबे को कौम के सामने आ जाना चाहिए। अब हमें बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और इधर उधर भी नहीं जाना चाहिए। अब उस खत को भी कौम के सामने पढ़ के सुना देना चाहिए और अपोजिशन को भी अपनी पोजीशन को वाजे करना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब कोई चीज़ टॉप सीक्रेट नहीं रही है। अब तो जो मुलाकातें होती हैं आर्मी चीफ की, वो भी जो है वो फ़ोन के ज़रिए से आना शुरू हो जाती हैं, और जो भी वाक़यात होते हैं, तबादला ख्याल होता है, वो सब के सब आ जाती हैं। तो बजाय इसके कि इस पर एक कैंपेन बने, विस्परिंग हो, इसमें जो है वो लोगों के अंदर इबाम पैदा हो, बिल्कुल कौम के सामने आकर वो ख़त भी आ जाना चाहिए, उसकी तमाम तफसीलात आ जानी चाहिए और बताना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है, जब IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी करे, नून लीग करे या PTI करे, तो उसकी तफसीलात भी आने चाहिए कि वो कौन कौन सी चीज होती हैं जो डायरेक्ट कहते हैं कि इस तरह से मईशत में कर दो, और मईशत के अलावा भी उनका एक एजेंडा होता है, वो भी सामने आना चाहिए, और कितनी बातें किस किसने मानी है वो भी सामने आनी चाहिए। अच्छा जिब्रान नाज़िर साहब, ये पता चल जाएगा कि जो है ना अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना है। जिब्रान नाज़िर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? कि अमरीकी साजिश बड़ा मसला है पाकिस्तान में इस वक्त, जो गवर्नेंस के मसाइल हैं वो बड़ा मसला है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एक बड़ा मसला है। क्या इमरान खान की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत की तरजीहात एक हैं या आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? हामिद मिर्ज़ा, प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान का वजूद, ये रियासत क्या है, ये कितने कुर्रा से फैली हुई है, इसमें कौन कौन से इदारे हैं, ये सब आइन तय करता है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो हमेशा से आइन की हिफाजत रहा है और आज भी आइन की हिफाजत है। एक आइन की हिफाजत वो हुई थी जहाँ स्पीकर के हकूक़ से बात होती है, जहाँ अदम तहफ़्फ़ुज़ को कैसे पेश करना है, कैसे वोट करना है, उस पर बात होती है, जहाँ एक हुकूमत का जाना और दूसरी के आने की बात होती है, वो भी बहुत कहते हैं ज़रूरी है। मगर दूसरी तरफ जो आपका मेरा आम इंसान का रियासत से रिश्ता है, वो हमारा बुनियादी इंसानी हकूक़ का चैप्टर है, जिसमें इंसान की हुर्मत, उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, उसकी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़, उसको घूमने फिरने की आज़ादी, बात करने की, सोचने की, बोलने की आज़ादी, ये शामिल हैं। जब इन आज़ादियों की बात आती है तो वो कराची के हदूद के अंदर नाज़िम झोंकियों का वाक़या हो, या मेहड़ में जो कल 2 गाँव जल रहे थे वो हो, या उसके अलावा बहुत तमाम वाक़यात हों, आवाम को ये लगता है कि आइन जो है वो आपने एक मीन्स बना दिया है ताकत में आने के लिए, ताकत से जाने के लिए, हमारा उससे रिश्ता कोई नहीं है। तो इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी पामाली को रोकना और इस पर बात करना, ये सबसे बड़ा मेरे नज़दीक मसला है आज भी पाकिस्तान में। अच्छा, आपने नाज़िम जोकियों का जिक्र किया, तो कल एक कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हुआ था, तो उस मुजाहरे के बाद हमने पीपल्स पार्टी के लीडरों से बात, तो अदालत जो फैसला करेगी वो हमें कबूल होगा, तो इसमें आपका फिर मसला क्या है? सर जी, मैं इसमें पैरवी कर रहा हूँ बतौर वकील कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की जानिब से। 2012 में ये इदारा जो है वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी जब वजूद में आया, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के चलते ही इस इदारे को भी बताया गया कि ये न्यूट्रल रहेगा पॉलिटिकली। इसका सेक्शन 4 और सेक्शन 16 ये गारंटी करता है। इसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन की मशावरत से आता है, और इसको बिलखुसूस इख्तियार दिया गया कि किसी भी केस के अंदर जो ज़ेर समात हो, जिसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो, उसमें आप इंटरवीन कर सकते हैं। अमूमी तौर पर यह काम रियासत करती है, इस्तग़ासा प्रोसिक्यूशन करती है और केस की तफ्तीश पुलिस करती है। मगर इस केस में हमने देखा कि जब मुल्जिम जाम करीम जाम अवैस, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो उस केस में मुल्जिम थे, तो उस वक्त उनका पुरतपाक इस्तकबाल अहदेदारान सिंध हुकूमत के कर रहे थे। उस वक्त उनको मीडिया की रिपोर्ट्स जियो के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब साहब मुशीर कानून अपनी गाड़ी में बैठा के हाई कोर्ट लाए थे, और एडिशनल एडवोकेट जनरल उनको अजरक पहना रहे थे। और उसके साथ ये देखा गया कि जब तक इनके नाम चलान में शामिल थे तब तक इस्तग़ासा को आईओ जो है वो बायस नजर आ रहा था, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा था, और आईओ को चेंज करने की दरखास्तें दी जा रही थी। मगर 11 अप्रैल को जिस दिन नई हुकूमत आई जाम करीम के वोट की तवस्सुस से, उस दिन इन दोनों के नाम चलान से निकाल दिए गए, और यही आईओ इस्तग़ासा को अजीज हो गया। इस केस में हमने पैरवी करने की दरखास्त इसलिए दी है क्योंकि जो रियासत का काम है वो उससे दस्तबरदार हो गई है, बरीउज़्ज़मा हो गई है। ठीक है। अच्छा सईद गनी साहब, इसका कोई जवाब देंगे आप? जी जी बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए मीर साहब, ये वाकया जब हुआ था पिछले बरस, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, हमने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखा था कि ये अगर एक कत्ल का वाकया हुआ है तो ये पीपल्स पार्टी का नहीं है, किसी एक इनफरादी शख्स ने किया है। और इनकी फैमिली के साथ मैं खुद भी राब्ते में रहा। जिस तरह की FIR उन्होंने चाही वो कटी। जो नाम उन्होंने दिए कि जी इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर होना चाहिए, उनके नामों को हमने उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेशन की टीम हमने बनाई। और आज भी मैं आपके सामने बैठ के कह रहा हूं कि अगर वो ये बता दे उसकी फैमिली कि पीपल्स पार्टी की किसी लीडरशिप ने
या सिंध हुकूमत ने किसी किस्म का कोई दबाव डाला हो, कोई लालच दी हो, किसी तरह से डराने की कोशिश की हो कि आप इस केस से पीछे हट जाएं, तो हम बिल्कुल उसके जिम्मेदार हैं। लेकिन इसका एक जो शायद लोगों को कम पता होगा कि जाम अब्दुल करीम जो है, इनकी फैमिली ने 2013 में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा था। बाद में जब ये पीपल्स पार्टी में शामिल हुए तो ये नाजिम जोखियो और इनका एक भाई अफजल जोखियो जो एप्लीकेंट भी था, मुद्दई था एफआईआर का, वो जाम अब्दुल करीम के साथ पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। और इसका मतलब ये है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ तो आए, लेकिन बेसिकली वो जाम अब्दुल करीम के ज्यादा करीब थे और बहुत क्लोज उनके आपस में ताल्लुकात थे। ये वाकया हो गया। उस वाकये के बाद अगर फैमिलीज आपस में मिलती हैं या वो आपस में कोई राब्ता करते हैं, किन टर्म्स पे उनकी बातें होती हैं, तो कम से कम उसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जो है थोड़ा सा ऐसे बाहर रखा जाए। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। जहां तक मुर्तजा भाव की ये बात बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसमें भी अर्ज कर दूं। देखिए, ये जाम अब्दुल करीम ने, ये शायद मुल्क से बाहर थे, इन्होंने यहाँ पर प्रोटेक्टिव बेल ली। तो आपको याद होगा शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वफाकी हुकूमत कुछ और लोगों ने की कि वो आएंगे तो हम उनको पकड़ देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, ईसीएल पे डाल देंगे। एक आदमी जो यहाँ वांटेड था, अगर केस में रिक्वायर्ड था, वो वापस आ रहा था और ये इस शर्त आ रहा है कि पाकिस्तान आएगा, तो हाई कोर्ट ने इसी बुनियाद पर उसकी प्रोटेक्टिव बेल दी थी कि आप जाकर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश हो जाए। वो आ रहा था तो उसको धमकियां दी गई, थ्रेट्स किए गए, इसलिए शायद वहां से मुर्तजा वहाब ने उनको लिया और सुप्रीम हाई कोर्ट लेकर गए। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत दी। अगर इसके अंदर कहीं पर कोई काम गैर कानूनी हुआ हो, हुकूमत ने बेजा मुदाखलत की हो, उनको अजरक पहनानी जरूरी थी। वो एक मुलजिम थे तो उनको अजरक पहना के उनकी इज्जत अफजाई करनी जरूरी थी। नहीं मीर साहब, मैं इस बात को डिफेंड नहीं कर सकता। ना तो वो सिंध हुकूमत ने जाके उनको कहा था कि अजरक पहनाओ, ना तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा था। अगर किसी शख्स ने किया तो ये उसका जाती फेल है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस पे जिब्रान नासिर साहब क्विकली आप क्या कहेंगे इसमें? वो पीपल्स लॉयर फोरम के हेड भी हैं। जी, तो गलत किया। मैं तो सर, जिन्होंने अजरक बनाई थी वो एडिशनल एडवोकेट जनरल के होते साथ पीपल्स लॉयर फोरम के हेड भी हैं। दूसरा मुझे बताइए, प्रोसिक्यूशन तो हुकूमत के ज़ेरे का कहते हैं उनके अंडर आती है। 8 फरवरी को यही औरत, यही श्री जोखियों अदालत को बता रही है कि हमारे नज़दीक हमारी मर्जी के हवाले से हम इत्मीनान में हैं, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, जिन मुल्ज़िमों के नाम शामिल हैं बिल्कुल सही शामिल हैं। इस्तग़ासा बदनीयती की बेसिस पे मजीद तफ्तीश मांग रही है ताकि टाइम गेन किया जा सके, ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके और मैं इनको माफ़ कर दूँ, मैं इनको बख्श दूँ। अब ये बात होती है कि जी ख़ानदान मिल जाते हैं और ख़ानदान मामला तय कर लेते हैं और दियत है जी, शरीयत है। इन मौक़ों के ऊपर इनको इस्लामी कवानीन याद आते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि जिस दौर के अंदर ये कवानीन आए थे, जिस इस्लामी रियासत की बात होती है, वहाँ की अदालत के ऊपर मजलूम को भरोसा होता है, वहाँ पे मुल्जिम का सर नदामत से झुका होता है, वहाँ पे उसको हार नहीं पहनाए जाते और पता होता है कि उसकी जान और जान जाने के बीच में मेरी माफ़ी है। यहाँ तो आप दियत को एक्सटॉर्शन बना के मजबूर करते हैं कि माफ़ कर दो वरना मजीद नुकसान उठाना पड़ेगा। जो वीडियो बनाई थी श्री जोखियों ने, वो प्लीज़ अपने प्रोग्राम में प्ले कीजिए। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की दुहाई दे रही है। वो कह रही है पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है और मैं हार चुकी हूँ। ये इस वक्त सवालिया निशान है ये केस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। आप एक MNA और MP को बचाने के लिए अपनी खुद की जमहूरी रिवायतें, जिनके लिए आपने शहादतें दी हैं, दाव पे लगा रहे हैं। और वो भी इसमें केस में जाला शामिल है। जी, जल्दी से इसको जाला शामिल है जिसमें इंसाफ नहीं मिला। जी, सईद गनी साहब इसका जल्दी से जवाब दे दें। नहीं बीर साहब, देखें बात ये है, मैं कोई जाम अब्दुल करीम का वकील बन के नहीं बैठा यहाँ पर। मैं उस बात की वजाहत कर रहा हूँ जो सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के ऊपर ही एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूँ कि अगर जो मुद्दई है, जो उनकी फैमिली है, वो अगर खड़ी हो जाए कि हम उनको माफ नहीं करना चाहते, केस चलाना चाहते हैं, अगर हम पीछे हट जाए तो हम इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन आप हर चीज को पीपल्स पार्टी के साथ रियासत करती है, प्रोसिक्यूट स्टेट करती है, प्रोसिक्यूशन स्टेट का काम है, रियासत का काम है, मुद्दई का काम नहीं है। आप कानून से आगाह हैं। जिब्रान साहब, मैं अर्ज कर लूं आपसे मैं गुजारिश कर लूं, अदालतें खुली हैं, आप वकील हैं, आप गए हैं, आप कंटेस्ट कीजिए, उनको फांसी पे चढ़ा दीजिए, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो फैसले अदालतों में होने, जो तरीकेकार है उसके मुताबिक चलिए, हमें उसमें खाना अच्छा, बहरहाल ये आज भी मैं कह रहा हूं कि उसकी फैमिली ने, उसकी वाइफ ने, उसके भाई ने, मुझसे उसका भाई राब्ते में था, कभी उसने नहीं कहा कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी का दबाव है। अच्छा, पूछता था उनसे। देखिए, ये जो नाइंसाफी है, ये जो नाइंसाफी है, ये जो मुआशरे में नाइंसाफी है, इस नाइंसाफी की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इस वक्त जो अपोजिशन है वो तहरीक इंसाफ है और वो कहती है जी कि हमने इंसाफ लेके आना है। तो मियां जुबैर लतीफ़ साहब, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आजकल बार बार एक धमकी दे रहे हैं, ज़रा सुने उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल सिविल वॉर के वर्ज के ऊपर है और ये हम नहीं चाहते। आज पाकिस्तान में अगर गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, खून नहीं बह रहा है, सिर्फ इमरान खान की और PTI के सब्र और तहम्मुल की वजह से नहीं बह रहा। हमें आप दीवार से ना लगाएं। अगर आप दीवार से लगाएंगे बहुत नुकसान होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो
उनको होगा जो दीवार से लगा रहे हैं, ये दीवार से नहीं लगाना चाहिए। जावेद लतीफ़ साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो ऐसा तासुर दे रही है कि वो नाज़िम जोखियों से भी ज़्यादा मजलूम है और उसको दीवार से लगाया जा रहा है, और आप उसको दीवार से लगा रहे हैं। तो इतना दीवार से ना लगाएं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाए। मैं एक हामिद मीर साहब, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। मैं गुजारिश करूं कि सिविल वार की आज को पहली दफ़ा इन्होंने बात की है, सिविल नाफरमानी की को पहली दफ़ा बात की है, खाना जंगी की को पहली दफ़ा बात की है। ये जो धमकियां दे रहे हैं, क्या जब कंटेनर पे चढ़े हुए थे और ननकाना साहब गए थे, शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला इन्होंने बनाया, उन्होंने नहीं कहा था कि आग लगा दो, मार दो, मर जाओ? और क्या रायवेंट के बाहर उन्होंने क्या किया था? इसी तरह फैसलाबाद क्या किया? ये सारी बातें ऑलरेडी वो कर चुके हैं। मगर आज मुझे ये बताएं, जो ये कहा जा रहा है कि हमें दीवार के साथ ना लगाया जाए, किसको ये पैगाम दे रहे हैं? हमने तो दीवार के साथ नहीं लगाया। आपको दे रहे हैं। फिर अगर हमें दे रहे हैं तो हमने अभी तक बताएं कोई एक ऐसा कदम उठाया हो जिसको ये इंतकाम का नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तोशा खाना में जो तोहफे इमरान खान ने लिए वो उनके तोहफे थे, उनकी मर्जी, बेचें ना बेचें, आपने उसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया। अच्छा, मुझे अर्ज़ करना है, अगर तोशा खाना की आप बात करते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। अभी तो बहुत बड़े स्कैंडल सामने आएंगे, अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आएंगे जो मसूफ करके गए हैं। और दूसरा मैं अर्ज़ करता जाऊँ, बदकिस्मती है हमारी कि ये नया पाकिस्तान बनाते बनाते जो दुनिया को पाकिस्तानी कौम को भाषण दे रहे थे, इसने नया माशरा ज़रूर बना दिया, एक नई नस्ल ज़रूर पैदा कर दी। और मैं बदकिस्मती से खुशदिली से ये बात नहीं कहने लगा, वो लोग ऐसा माशरा या ऐसी नस्ल एक बना दी इसने कि जो किसी बड़े छोटे का एहतराम ख़त्म हो गया, जिनकी 2-2 गज़ लंबी ज़बानें कर दी फवाद चौधरी टाइप बंदों की, कि जो किसी का लिहाज किए बगैर ना आइन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं, और ना ही किसी अदालत को मानते हैं। अच्छा। और क्या फिर ये रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दिया गया। अच्छा, हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपको ये लगता है, आप कराची शहर में रहते हैं, क्या आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और सिविल वॉर हो सकती है पाकिस्तान में? नहीं, इंशाल्लाह ना सिविल वार होगी, ना कोई किसी को दीवार से लगा सकता है। देखें, इस वक्त इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब जब पब्लिक में निकले हैं और उन्होंने जो भी नैरेटिव इख्तियार किया है उसको उन्होंने सेल किया है और लोगों ने उनको जो है वो उनकी बात को कबूल किया है। तो इस बात को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसकी बुनियाद के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि जनाब अब तो सब कुछ तब्दील हो गया है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अब उस काम से गुरेज करना चाहिए जिसके नतीजे में वो मजीद इमरान खान को पॉपुलर बना दें। देखिए, इमरान खान साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी और उनके खुद सपोर्टर इसी सोशल मीडिया पे जिस पे इतने सारे अकाउंट हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे थे, डिफेंड नहीं कर पा रहे थे हुकूमत की पॉलिसियों को, महंगाई को। लेकिन ये अपोजिशन है जिसने ये काम शुरू किया। अब क्यों शुरू किया इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, किसके कहने पे शुरू किया ये भी पता होना चाहिए। और उन्होंने 5 साल पूरे करने से जो है वो रोक दिया इमरान खान साहब को, जिसके नतीजे में सारा सिनेरियो तब्दील हो गया। ये तो इमरान खान जो कहते हैं ना कि इनका शुक्रिया, वाकई वो शुक्रिया अदा सही करते हैं कि इन लोगों ने जिस तरह से खरीदो फरोख्त शुरू की, जो हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में होता है, इनको सोचना चाहिए था कि ये काम करने के नतीजे में कोई वो अच्छा नहीं कर रहे। आप दबाव डाल। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। हमने 29 दिन धरना दिया, हमने ये नहीं कहा कि मुराद अली शाह को हुकूमत से हटाओ। अच्छा, ये जरा आपकी आवाज में कुछ इंटरप्शन है जी, आप कुछ। मैं मीर साहब हाफिज साहब का बड़ा रहता हूँ, मगर मुझे पहले तो ये बताएं कि ये गैर मकबूल फ़ैसला जो मुत्तहिदा अपोजिशन ने लिया, किस वजह से लिया? एक कौमी ज़रूरत के तहत लिया। वजह क्या थी? आप पाकिस्तान आज जिस हालत में है माशी तौर पे, तन्हाई दुनिया में जिस पोजीशन में आप खड़ा करके पाकिस्तान को गए हैं। और कौन सी तन्हाई की बात कर रहे हैं? वो अमेरिकी कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर पाकिस्तान आके इमरान खान से मुलाकात कर रही है। अच्छा, फिर मैं यही तो अर्ज करना चाहता हूँ ना, कौन सी तन्हाई है? फिर कौन सी साजिश है? फिर ये भी तो बता दिया जाए ना, उन्हीं से मिल रहे हैं। लेकिन ये आपकी नाकामी नहीं है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इसके बावजूद इमरान खान का बयानिया बड़ा पॉपुलर है। अच्छा, नहीं है। मैं वजह बता देता हूँ, अगर 1 मिनट मुझे दे दें। मुझे ये बताएं कि आज भी आपने एक क्लिप सुनवाया इमरान खान साहब का, जो उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए निकलो, आज़ादी हासिल करनी है। भाई, आपको पता नहीं था फिर 2018 में आज़ादी हासिल करनी है? उस वक्त जो कुछ आप करते रहे, क्या वो आज़ादी के लिए करते रहे? आप जो आज तक गुल खिलाए और ख़ास तौर पर
आपने अदारों को ब्लैकमेल करके हुकूमत में आए, अदारों को ब्लैकमेल करके आपने हुकूमत की, और आज फिर आप नाकाम होने के बावजूद अदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। यार अदारों की तरफ ना जाएं भाईजान, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ और हाफिज नईमुर रहमान से और सईद गनी साहब से बात करूंगा। ये बार बार जवेल लतीफ़ साहब अदारों की तरफ जा रहे हैं। मेरा जो अदारा है जियो, उसने कुछ इश्तिहार चलाने हैं ताकि थोड़े पैसे कमाए, ताकि हमारी तनख्वाहें एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, कराची से उनका ताल्लुक है, नाम है उनका फैसल वाडा। उन्होंने आज एक चैलेंज किया है। वो एक ट्वीट में चैलेंज करते हैं, मैं चैलेंज देता हूं कि पाकिस्तानी कौम की मुदाखलत के बाद नवाज शरीफ अपनी सिलेक्टेड इम्पोर्टेड हुकूमत में पाकिस्तान वापस आके दिखाए। बुज़दिल, मफरूर और साजिशी कभी वापस नहीं आते। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। जवेल लतीफ़ साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? मैं इसका जवाब देने से पहले जो आप ट्वीट का जिसका जिक्र कर रहे हैं, बड़ी बदकिस्मती है कि जब ऐसे लोग किसी चैनल पे बैठकर ये कहें कि किसी इदारे के हाज़र सर्विस लोग जो हैं हमारे जलसों में होते हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं चीज़ें। और ऐसे लोगों को कोर्ट अगर साहब आप घूम फिर के ना इदारों की तरफ चल पड़ते हैं। मैं वजह क्या है, मेरी अर्ज सुन लें। अदारे मेरे हैं, अदारे आपके हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब आ जाएं। जो आप बात कर रहे हैं, बार बार हमें इम्पोर्टेड का जिक्र कर रहे हैं, तो कोई ये तो इनसे पूछे कि गैर मकबूल फैसला, और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर इन्हें 2-4 महीने और दे दिए जाते तो लोगों ने जूते मार के इनको इक़्तिदार तो से दे देने थे ना। अब ये तो हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं। ये जो हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे हैं ना, तो फिर इनसे ये भी पूछें कि अगर ये हुकूमत 4 दिन और कर जाते तो पाकिस्तान की तबाही कितनी और हो जाती। साहब आएंगे या नहीं आएंगे? अब जो नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए जिस नवाज शरीफ ने सर्व किया है, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह साजिश की रट ये लगा रहे हैं, नवाज शरीफ हो ही नहीं सकता पाकिस्तान से अलग थलग रहे। नवाज शरीफ इस पाकिस्तान के लिए जिसने सजाएं काटी, आएंगे कि नहीं आएंगे? नवाज शरीफ पाकिस्तान ईद के बाद आपको नजर आएंगे। वजह ईद के बाद, अगली ईद से पहले, वो बहुत दूर है। तो ईद के कितने दिन बाद आएंगे? ईद के बाद आ जाएंगे आपको। अच्छा सईद गनी साहब, ये मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर ईद के बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो क्या इमरान खान का जो बयानिया है ये दोबारा अनपॉपुलर हो जाएगा? मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ के आने से ना आने से तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे हकायक लोगों के सामने आएंगे ना, इमरान खान की हुकूमत के करतूत, उनकी करप्शन के केसेस, तो लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा। और अभी भी मियां साहब जो हाफिज साहब ने कहा कि जल्दी शायद निकाल दिया तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। इमरान खान जिस किस्म का फाशिस्ट सोच रखने वाला आदमी है, अनार्किस्ट है बेसिकली, वो इस मुल्क के इदारों को, आइन को, पार्लियामेंट को, किसी चीज को कुछ नहीं समझता। उसकी अपनी अना और हटधर्मी जो है ना, सबसे ज्यादा उसको अजीज है। अब अगर एक शख्स हुकूमत से जा रहा है और बिल्कुल ऐन आइन के मुताबिक जा रहा है, वो कानूनी तरीके से, आइनी तरीके से, जमहूरी तरीके से उसको निकाला गया, लेकिन क्या उसने आइन की कोई कदर की? उसने आइन को पामाल किया। उसने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो आइन को पामाल करे। उसने सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला आ गया कि जी डिप्टी स्पीकर फौरी तौर पर जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग कराए, उसको उन्होंने टालने की कोशिश की। पंजाब असेंबली के अंदर उन्होंने क्या तमाशे करवाए। तो उनके सामने आइन और कानून की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, और खास तौर पर ये जो पारसाई का दावा कर रहे थे, वो चीजें सामने आएंगी। और अभी एक रिपोर्ट आपके इल्म में भी होगी, अभी थोड़ी देर पहले ही वो रिलीज हो गई कि इमरान खान ने 66 बरस में इतना नहीं कमाया जितना वजीर आजम बनने के 2 महीने में कमा लिया उन्होंने। 2 महीने के अंदर उतना पैसा उन्होंने कमाया है। हम पूछ रहे थे कि 2019 में इनका टैक्स जो अचानक 1 करोड़ कैसे बढ़ गया, 5800% उनकी आमदनी कैसे बढ़ गई, तो उसका जवाब नहीं आ रहा था। अब पता चला कि ये सारा डाका जो तोशाखाने में पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी आमदनी में 5800। अच्छा हाफिज साहब, ये बताइए कि अगर नवाज शरीफ साहब ईद के बाद पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो क्या इसका नई हुकूमत को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए नवाज शरीफ साहब आए ना आए उनका हक है, इनकी पार्टी का मामला है कि वो आए और निकल। लेकिन जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने भी इसी तरह का बयानिया लिया था और पूरी तहरीक चलाई थी, लेकिन इनका वो बयानिया पॉपुलर नहीं हो सका था। ये बहुत जो है वो नोट करने की बात है।
बहरहाल मैं इनकी दो पार्टियों की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं एक उसूली बात करना चाहता हूं कि देखें हमारे पैमाने मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए। बात असल में ये हम हुए तुम हुए के मीर हुए उसकी जुल्फों के सब असीर हुए, मैं हामिद मीर नहीं कह रहा। तो बात यह है कि जब वो जो है इनके साथ होते हैं तो ये उनकी हिमायत कर रहे होते हैं, और जब वो उनके साथ होते हैं तो वो उनकी हिमायत कर रहे होते हैं और दूसरे मुखालफत कर रहे होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क का मसला क्या है? हमारे मुल्क का मसला है जागीरदारी निज़ाम। हमारे मुल्क का मसला है कि पूरे सियासी अमल में ताकतवर और दौलतमंद लोगों की इजारादारी, ये चंद लोग होते हैं जो पार्टियों से बालातर होकर इलेक्टेबल होते हैं। लैंड रिफॉर्म्स यहां पर नहीं हुई, इस पर बात नहीं होती। ये जमहूरियत की बातें जितने लोग करते हैं, मुझे बताएं कि इनकी पार्टियों के अंदर जमहूरियत है, डायनेस्टीज चल रही हैं। और आप ये बताएं कि जमात इस्लामी में जमहूरियत है? जमात इस्लामी में तो जमहूरियत है सबके सामने। अच्छा, जमात इस्लामी में तो क्या जमात इस्लामी में इंतखाब होता है? क्या जमात इस्लामी में हाफिज साहब, जमात इस्लामी में जो अमीर का इंतखाब है क्या वो ओपन होता है? किसी को पता होता है कि कौन अमीर है? और क्या वोटिंग ओपन होती है? देखें, जमात इस्लामी की जो शूरा, जो खुद मुंतखब बॉडी होती है तमाम अरकान जमात की, वो 3 नाम सजेस्ट करती है, इंतखाब नहीं करती, सजेस्ट कर देती है इंतखाब करके, और सब अरकान एलिजिबल होते हैं। चले ठीक है। और उसके बाद सारे के सारे जो है ना लोग वोट डालते हैं, और उनमें से जो भी ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो मुंतखब हो जाता है। ना कोई छीना झपटी होती है, ना लड़ाई होती है, ना झगड़े होते हैं। स्मूथली हर 5 साल बाद अमीर जमात। इसलिए पिल डैड ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जमात इस्लामी बड़ी जमहूरी पार्टी है। अच्छा, अब मुझे सवाल एक और करना है आपसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जवेद लतीफ साहब, जी ये हम देख रहे हैं कल बिलावल साहब ने हलफ नहीं उठाया, आपको टेक्निकल वजूहात की बना पे, जिस तरह मेरी आवाज़ हाफिज नईमुर रहमान को नहीं पहुंच रही, तो आपको जो थी ये इस्लामाबाद से एक आवाज़ थी जो ज़रा देर से पहुंची उकाड़ा में। लेकिन ये लग ये रहा है कि कुछ पार्टियां जो हैं वो आपकी कोलेशन में जो पार्टियां कुछ ब्लैकमेलिंग तो कर रही हैं, आपको प्रेशराइज तो कर रही हैं कि हमें ये मिनिस्ट्री ना दी तो ये कर देंगे, वो ना दी, चेयरमैन सेनेट ना बनाया तो उधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। ब्लैकमेलिंग तो हो रही है आपके साथ? नहीं हामिद मीर साहब, ये कोई थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो गया, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जो आज हुकूमत का हिस्सा हैं, सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया था कि कौमी मफाद में हम सबको मिलकर एक कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। और अगर उसी नज़रिए से, उसी सोच से आगे चलेंगे तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो सकेगा। जिस मकसद के लिए आप हुकूमत में आए थे फ़ायदा हो सकेगा। और अगर इससे निकल कर कोई ये सोचे कि मैं अपनी जमात के इंटरेस्ट को वॉच करूं, या मैं किसी को दबाव में लाकर ये अपनी कोई बात या जमाती मफाद की कोई बात करूं, कौमी मफाद में ना बात करूं, तो मेरी ज़ाती राय है इलेक्शन में जाना चाहिए। फिर ये हुकूमत खत्म कर देनी चाहिए। मेरी ज़ाती राय है। आपकी ज़ाती राय मुझे समझ आ गई, आपकी ज़ाती राय। सईद गनी साहब, ये जवेद लतीफ़ साहब की ज़ाती राय आपको समझ आ गया किसको कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे इसका? देखिए मिर्ज़ा साहब, एक तो मेरा ख्याल है कि जितना मीडिया में उछाला जा रहा है कि हुकूमत में शामिल जमातों में कोई आपस में अदम एतमाद की बात है या कोई ब्लैक मेलिंग है, ये तासुर दुरुस्त नहीं है। जिन जमातों ने इमरान खान को हटाने के लिए आपस में हाथ मिलाया था, वो उसी जज्बे के साथ आज भी खड़े, उसकी बुनियादी वजूहत थी। देखिए, कोई जमात ये नहीं चाहती थी कि इलेक्शंस ना हो, कोई जमात ये नहीं चाहती थी कि ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर इलेक्शन ना हो, सब ये चाहते हैं। लेकिन तमाम जमातों में इत्तफाक है कि इमरान खान ने कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पे एक तरफा तौर पर कवानीन में तरामीम की हैं, जिससे हमारा जो इंतखाबी अमल है वो आलूदा हुआ है जी। उसको पहले आप ठीक कीजिए, उसके बाद इलेक्शन में चले जाइए। एक छोटा सा सवाल, तो मैं ये एक छोटा सा सवाल है आपसे जी सईद भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तहरीक-ए-एतमाद पे वोटिंग होनी चाहिए, तो हमने देखा स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई और डॉलर नीचे आ गया। कल जब वफाकी काबीना ने हलफ उठाया जिसमें 3 बड़ी जमातों की डोमिनेशन नज़र आ रही थी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI, और जिन इत्तेहादी जमातों यानी इमरान खान की साबका इत्तेहादी जमातों के वोटों से ये हुकूमत बनी है, उनका हिस्सा कम था, तो कल से डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। क्या वजह है कि ये जो वफाकी काबीना है इसके हलफ के बाद स्टॉक मार्केट मुस्तहकम नहीं हुई और डॉलर जो है वो फिर से ऊपर जा रहा है? कोई ना कोई वजह तो होगी। देखिए मित्र, एक तो ये हुकूमत बनी और फिर कल काबीना ने हलफ उठाया है। अब इस हुकूमत को अपनी पॉलिसीज तय करने में कुछ दिन तो जरूर लगेंगे ना, अभी तो बिल्कुल आगाज है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो मईशत का हाल इमरान खान ने किया है, अगर कोई ये तवक्को कर रहा है कि ये 15 दिन में, महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल बात है, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, सीधे ट्रैक पर आ सकते हैं। जो दूसरी बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि हर जमात ये चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि इंतखाब होना चाहिए। और आपको याद होगा
कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पहले से कह रहे थे, लेकिन 27 फरवरी को जब उन्होंने अवामी मार्च शुरू किया, अपनी हर तकरीर में ये मुतालबा किया इमरान खान साहब की असेंबली तोड़ो और इलेक्शन कराओ। लेकिन जब वो नहीं कराने को तैयार थे, असेंबली तोड़ने को तैयार नहीं थे, तो फिर ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन आया। अब भी मैं ये समझता हूं कि जैसे ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएंगे या ये जो कवानीन इमरान खान ने गलत बनाए उसको ठीक कर लेंगे, उस वक्त शायद ये इलेक्शन आपको होते हुए नजर आ जाएंगे जल्द। एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हाफिज नईमुर साहब, आपकी जमात ने भी बड़े बड़े जलसे किए हैं पिछले दिनों, और मुस्लिम लीग नून भी जलसे कर रही है, इमरान खान भी जलसे कर रहे हैं। तो साम्राज्य दुश्मनी का नारा तो हम आपकी जमात के जलसों में सुनते थे, अब वो नैरेटिव जो है वो इमरान खान साहब ने इख्तियार कर लिया। वो कह रहे हैं मैं लाहौर में बहुत बड़ा जलसा करूंगा। अगर वो फ़र्ज़ करें बहुत बड़ा जलसा कर देते हैं तो उससे वो क्या हासिल करेंगे? नहीं, देखें, वो उनका अपना एक स्टाइल है सियासत का और वो यकीनन कुछ सोच के कर रहे होंगे, लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब से मैं तवक्को रखता हूँ कि अब इस जलसे में वो तमाम चीज़ों का अहाता भी करें। यानी ये जहाँ तक इस साजिश की बात है वो बयान कर रहे हैं, उसको खोलकर बयान करें। अब साथ साथ बताएं कि वो कौन कौन से अमेरिकन प्रेशर आते हैं जो मईशत के हवाले से आते हैं, वो कौन से प्रेशर से जिसमें FATF को इतना बड़ा बनाकर हर चीज कबूल करते चले गए हम सब लोग, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। वो कौन से प्रेशर थे जिसकी वजह से स्टेट बैंक के हवाले से उन्होंने फैसला किया, गवर्नर स्टेट बैंक का तकर्रुर किया। वो कौन से दबाव अमरीकी या IMF के, जाहिर है कि अमरीका और IMF को मैं अलग अलग नहीं समझता, वो होते हैं कि जिसके नतीजे में उन्हें वो सारे फैसले करने पड़ते हैं जिसके खिलाफ हमें तकरीरें करनी पड़ती हैं। तो ये उनका भी काम है कि वो कौम के सामने लाएं, फिर एजुकेशन करें। अच्छा सईद गनी साहब, मेरे पास टाइम कम है। सईद गनी साहब, जरा जल्दी से ये बताएं कि इमरान खान जो है वो यहाँ पे एंटी अमेरिकनिज्म का नैरेटिव जो है वो उस पर सियासत कर रहे हैं, और बिलावल साहब जो है वो बरतानिया गए हैं और हो सकता है वो अमेरिका भी जाएं। तो ये जो एक बिल्कुल मुख्तलिफ दो नैरेटिव हैं, तो इससे फ़ायदा किसको होगा? नहीं, पहली बात यह है कि इमरान खान खुद आज मिले हैं ना अमेरिकन डेलीगेशन के साथ, उन्होंने खुद मुलाकात की है। शाह महमूद कुरैशी से जब किसी साफ़ी ने कहा कि भाई आप अमेरिका मुर्दाबाद कहेंगे, उन्होंने नहीं कहा। शहबाज गिल से जब किसी ने कहा तुम कहो, तो उन्होंने नहीं कहा। इनका कोई वजीर बशमूल इमरान खान ये कहने को तैयार नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों में एक चुरत बेच रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान चाह ये रहा था, उसे पता था कि इसकी हुकूमत जा रही है, वो आने वाली हुकूमत के लिए, मुल्क के लिए मसाइल पैदा करना चाहता था, ताकि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आपके खराब हो, मुल्क के ऊपर दबाव बढ़े, ताकि कोई हुकूमत आराम से अब एक बहुत अहम तरीन, उसका मकसद था। एक अहम तरीन सवाल आखिर में, चलो इमरान खान तो समझ आती है ऑपोजिशन में जलसे कर रहे हैं, आप तो अब हुकूमत में, आप क्यों जलसे कर रहे हैं? मैं एक मीर साहब हाफिज नईम साहब से पूछना चाहता हूँ, इनका एक वफद मिला है इमरान खान साहब से, क्या इन्होंने लेटर का पूछा है, उस साजिश का पूछा है? आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आप जलसे क्यों कर रहे हैं? हम जलसे इसलिए कर रहे हैं कि वो जो साजिश की रट लगा रहे हैं उसको बेनकाब करें पब्लिक में, और हम इलेक्शन कैंपेन में आप पब्लिक में बेनकाब करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? और उकाड़ा आप पब्लिक को लेटर दिखाएंगे? अटक जो जलसा है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है, जो मेरी अर्ज सुने, वो है ही नहीं कोई। हम वो बताएंगे कि जो ये साजिश कह रहा है साजिश नहीं, ये साजिश कर रहा है। आज अमेरिकन से मिलकर, ट्रंप से मिलकर कहता था वर्ल्ड कप जीत लिया और कश्मीर हार दिया, ये है इसकी असल साजिश। ये हम कौम को बताएंगे कि आपको बेवकूफ किस तरह ये बना रहा है। कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जोहेल लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब को ज़रा ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई दूसरा सियासतदान, उनका मुखालिफ सियासतदान या कोई सहाफ़ी अमरीकी सफारतकारों से मुलाकात करे तो अमेरिका का जो यार है गद्दार है के नारे लगते हैं, और अगर ख़ुद इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, शीरी मज़ारी साहब मिलें तो जो अमेरिका का यार है हमें उससे प्यार है। ये बहुत बड़ा तजाद है, इस तजाद से ज़रा परहेज़ ही करें तो बेहतर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।